नमस्कार, कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं निशा किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम कृषि जगत, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव और विकास की जानकारियों को आप तक पहुँचाएं। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में हम कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ आए हैं जहां हम जानेंगे बहुत कुछ, देखेंगे बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के कृषि समाचार पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं कृषि समाचारों पर एक नजर। बेहतर फसल के लिए सरकार बीज टीकाकरण की योजना, मत्स्य पालकों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। किसान भाई बहनों, आपके उत्पादन को बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा बीज टीकाकरण योजना चलाई जा रही है। इसमें बीजों को कीट रहित बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके लिए आप अपने नजदीकी पौधा संरक्षण विभाग, कृषि पदाधिकारी अथवा सहायक कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। बीज टीकाकरण की योजना के क्रम में हम जो है अपने किसानों को प्रचार प्रसार के द्वारा कैसे बीज टीकाकरण किया जाएगा, उसके द्वारा हम लोग बताते हैं कि बीज टीकाकरण में कौन सा कीटनाशी, कौन सा फफूंदनाशी का प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, यही हमारी योजना है। मत्स्य पालक बंधुओं, समय के साथ आई नई तकनीकों के प्रयोग से सफलता कई गुना बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विभाग मीठापुर पटना द्वारा 6 दिवसीय मत्स्य ट्रेनिंग मीठापुर कार्यालय में दिया जा रहा है। यह निःशुल्क है। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं व्याख्याता टुनटुन सिंह से। और अभी जो नीली क्रांति का जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं बिहार में, जो हमेशा अभी 9% लगातार 4-5 साल से 8 से 9% के बीच में चल रहा है, इसमें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की बहुत ही महती भूमिका है। किसान बंधुओं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। खेती भी इससे अछूती नहीं है। वर्तमान समय में महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं और परिवार की उन्नति में हिस्सा बन रही हैं। ऐसी ही एक महिला किसान है वैशाली जिला की पार्वती देवी, जो कि विविध प्रकार सब्जियों की खेती के जरिए बेहतर लाभ ले रही हैं। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में सभी तरह के सब्जियों और फलों की मांग वर्ष भर बनी रहती है। पॉली हाउस की मदद से कम समय में बिना मौसम भी सब्जियों और फलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त करके लाभ लिया जा सकता है। इस नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनाने से कृषि कार्य सहज और लाभकारी हो जाता है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। पावर वीडर मशीन का उपयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेलकर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह बेहद लाभदायक मशीन है। किसान भाई बहनों, सब्जी की खेती बाजार में इसकी मांग हमेशा बने रहने के कारण लोकप्रिय रही है। विशेष रूप से शिमला मिर्च की बात करें तो यह न केवल हरे बल्कि अन्य रंगों में भी उपलब्ध है, जो खाने में खूबसूरती को बढ़ाता ही है, स्वाद भी लाता है, जिसके कारण इसकी अच्छी कीमत उत्पादकों को मिल पाती है। इसकी खेती के क्रम में यदि उन्नत प्रभेदों का प्रयोग किया जाए तो बेहतर लाभ अर्जन किया जा सकता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च की खेती का एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको ग्रीन पेपर, स्वीट पेपर, बेल पेपर आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगर हम इसके आकार और स्वाद की बात करें तो यह तीखा और आकार में भिन्न होता है। शिमला मिर्च की लगभग सभी किस्मों में तीखापन अत्यंत कम और नहीं के बराबर पाया जाता है। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों का नाम कुछ इस प्रकार से है: अर्का गौरव, अर्का मोहिनी,
कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, ऐश्वर्या, अलंकार, हरी रानी, पूसा दीप्ति, ग्रीन गोल्ड आदि। अब जानते हैं आज का क्या है मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं दलदली बाजार पटना, जहां जानेंगे अनाजों के ताजा भाव। चावल सोनम उसना 3600 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल। चावल उसना मंसूरी 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। चावल अरबा मोटा 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। चावल बसंती बिहार 6600 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अंतराल के बाद दर्शकों, आप सभी का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, फसलों की कटाई के बाद सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो होती है फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करना। जी हाँ, फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करना एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है। साथ ही साथ इसका दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर भी देखने को मिल सकता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि फसलों के अवशेषों का प्रबंधन किस प्रकार करें। नमस्कार दर्शकों, फसल अवशेष की बात की जाए तो इसका भी हमारे देश में काफ़ी महत्व है, क्योंकि फसल अवशेष जो है हमारे भारतीय पशुधन के आहार में ये मुख्य भूमिका निभाता है। परंतु होता क्या है कि कई कारणों से इसे खेत में ही जला दिया जाता है। तो आज हम यह जानेंगे कि इस फसल अवशेषों की
किस तरह से हम उपयोग करेंगे और इसकी बर्बादी को हम कैसे रोकेंगे, और तमाम जानकारी इस विषय पर हम हासिल करेंगे। इसके लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर निशा कुमारी, जो कि सहायक प्राध्यापक है नालंदा उद्यान महाविद्यालय से। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये फसल अवशेष जो है, इसका क्या आवश्यकता है, इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे यहाँ मुख्यतः 180 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पादित होता है। मुख्यतः चावल और गेहूं की फसल चक्र से ही ये आता है। धान से प्राय 33% अन्य गेहूं की फसल से 23% फसल अवशेष आते हैं। हमारे किसान भाई जाने अनजाने में फसल अवशेष को जला रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। 1 टन फसल अवशेष के जलाने से हमारे पर्यावरण में 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड, 2 kg 3 kg पार्टिकुलेट मैटर एंड 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे हमारे मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जैसे फेफड़े से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और फसल अवशेष को मुख्यतः चारे के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन धान की फसल में सिलिका ज़्यादा होने के कारण से उसे हम चारे के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसान भाइयों को 2 kg यूरिया के साथ प्रति एकड़ मिलाकर उसका चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। निशा जी, खेतों में फसल अवशेष को नहीं जलाना चाहिए, ये तो हमें जानकारी है, लेकिन इसका उपयोग हम मिट्टी में कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगी। पराली को ना जलाया जाए तो हमारे मिट्टी में फसल अवशेष में जो भी पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिल जाएगी, जिससे हमारे पौधों की पैदावार में वृद्धि होगी एवं पैदावार उपज भी ज़्यादा होगी। जिसके कारण से हमारे मिट्टी में जो जीवाश्म सूक्ष्म जीवों की संख्या घटती जा रही है, उसके कारण से सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी एवं मिट्टी की भौतिक दशा, रासायनिक दशा तथा जैविक गुणों में वृद्धि होगी। इसके कारण से मिट्टी की तापमान भी नियंत्रित रहेगा और मिट्टी के फसल अवशेष को जलाने से मुख्यतः हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर होती जा रही है, क्योंकि पराली जला दिए जाने से मिट्टी की जो तापमान है में वृद्धि होती जा रही है एवं मिट्टी की सघनता और अधिक हो रही है, जिसके कारण से मिट्टी की वायु की आवागमन में कमी आती दिख रही है और इसके कारण से हमारे मिट्टी की जो भौतिक संरचना है वो विपरीत प्रभाव दे रही है। अगर हम फसल अवशेष को ना जलाए तो उस मिट्टी में जो वातावरण में जैसे सूक्ष्म जीव है, मित्र कीट है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके कारण से हमारी उपजाऊ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है में बढ़ोतरी होगी। मैम, आपसे हम समझना चाहेंगे कि फसल अवशेष प्रबंधन कैसे किया जाएगा और उनके क्या क्या विकल्प हैं। फसल अवशेष की कटाई, धान की फसल कटाई होने के बाद उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाए, रोटावेटर की सहायता से मिट्टी में ही मिटा देना चाहिए। मिट्टी में मिलने के बाद सड़ के वो एक प्राकृतिक खाद बन जाएगी, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनेगी। तीसरा है कि फसल अवशेष का हम बिजली के उत्पादन में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फसल अवशेष को हम जैविक खाद के रूप में, जैसे हम किसान भाई गौशाला में जानवरों के बिछावन के लिए हम फसल अवशेष का उपयोग करते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत से जो फसल अवशेष उत्पन्न हो रहे हैं उनमें 2 से 3 kg मूत्र अवशोषण करने की क्षमता होती है। इससे वो इसको खेत में डालने से वो खाद में परिवर्तित होती है, जिससे हमारा उत्तम क्वालिटी का खाद बनता है। चौथा है कि फसल अवशेष को मशरूम उत्पादन के लिए भी किसानों को उपयोग करना चाहिए। धान की कटाई के बाद धान की फसल अवशेष को खेत में रहने के
टाइम ही हम हैप्पी सीडर या जीरो सीड ड्रिल की मशीन की सहायता से हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इससे क्या हो, इसके अलावा फसल अवशेष को हम मल्चिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण करने में सहायक होता है। निशा जी, फसल अवशेष प्रबंधन पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। पारंपरिक विधि से बागवानी तो आप सभी ने की होगी, लेकिन आज हम आपको बागवानी की एक ऐसी अनोखी विधि के बारे में बताएंगे जिससे आप उपयोग में लाकर दोगुना नहीं बल्कि तिगुना मुनाफा कमा सकते हैं। तो कार्यक्रम में आगे जानते हैं कि सघन बागवानी से होने वाले लाभ के विषय में। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ। कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। जी हाँ,
आज हम जो बात करेंगे वो है सघन बागवानी के बारे में। प्रति क्षेत्रफल अगर इसकी वो बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई तो उसमें अच्छी उत्पादकता होती है और उससे अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। अगर इसको व्यावसायिक रूप से लिया जाए तो हमारे किसान भाइयों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और लाभ ही लाभ है इस बागवानी को करने में। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है सघन बागवानी के लाभ, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर कंचन भावनी, सहायक प्राध्यापक नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से है। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सघन बागवानी क्या है और इसे कैसे किया जाता है। मैं अपने किसान भाइयों को ये सघन बागवानी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये सघन बागवानी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से प्रति क्षेत्रफल इकाई की दर से अधिक पौधों का समावेश तथा मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कम से कम समय में ही अधिक उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने की विधि को हम सघन बागवानी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये कितने तरह के होते हैं। तो प्रति क्षेत्रफल इकाई के दर से पौधों की संख्या के अनुसार सघन बागवानी तकनीक को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मध्यम सघन बागवानी। तो इस मध्यम सघन बागवानी के अंतर्गत इसमें कम से कम 500 से 1500 पौधे प्रति इकाई क्षेत्र की दर से लगाए जाते हैं। दूसरा अनुकूलतम सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत 1500 से 10,000 के बीच पौधे प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर से लगाए जाते हैं। एवं सबसे महत्वपूर्ण अति सघन बागवानी, जिसके अंतर्गत हम 10,000 से 1 लाख के बीच पौधे प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर से लगाते हैं। तो यह सघन बागवानी अगर हम इस विधि के थ्रू इस विधि को अपनाकर आसानी से करेंगे तो ये हमारी पूंजी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। कंचन जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सघन बागवानी ही क्यों करें, उसके अलावा और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। इस बागवानी को करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार फलों की अधिक मांग को देखते हुए यह एक ऐसी असरदार तकनीक है जिसे करने से हमें या फिर हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो इस विधि में हम छोटे एवं बौने प्रकार के फल वृक्षों के किस्मों का चयन करेंगे। फिर इसे समय समय पर छत्रक प्रबंधन द्वारा सही माध्यम से कटाई छटाई करके इसके अंदरूनी हिस्से तक पौधे के आसानी से हम सूर्य की रोशनी को पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे जो भी फल प्राप्त होंगे वो काफ़ी गुणवत्ता युक्त होंगे। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम कम समय में ही अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत कम समय में ही हमें व्यावसायिक तौर पर उत्पादन देने में भी मददगार साबित होगा। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सघन बागवानी करते हैं हमारे किसान भाई, तो उससे और क्या क्या लाभ ले सकते हैं? इस सघन बागवानी के लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो ये प्राकृतिक संसाधनों का समुचित इसमें उपयोग होता है। दूसरा, छोटे एवं बौने कद के पौधे जो है वो कम समय में ही अच्छे फल देंगे और इसके साथ साथ पौधे के अंदरूनी हिस्से तक सूर्य की रोशनी भी आसानी से पहुंचेंगी, जिसके कारण इसके जो भी फल प्राप्त होंगे वो अधिक उत्पादन भी देंगे, उनसे अधिक लाभ भी मिलेगा, उनसे अधिक मुनाफा भी मिलेगा। तीसरा, अगर हम इन वृक्षों को हम सही समय पर कटाई छटाई करेंगे तो इनमें होने वाले जो भी बीमारियां होंगी वो समय रहते उनका उपचार किया जा सकता है। साथ ही इनके फलों को काटने में इनके बीमारियों को अगर हम दूर करेंगे तो इनके ऊपर जो भी हमारे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होगा, चाहे जो भी हम इसके लिए उपचार करेंगे कीटों के लिए, चाहे तरह तरह की बीमारियों के लिए, तो इनका उपचार भी आसानी से हो सकेगा। तो कंचन जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि ये सघन बागवानी करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि ध्यान में रखने वाली कौन कौन सी योग्य बातें हैं जो हमारे किसान भाई रख सकते हैं? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि अगर ये तकनीक किसान भाई हमारे अपना रहे हैं तो इसे करने हेतु कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ध्यान में रखने योग्य हैं। सबसे पहले तो इसमें हम छोटे एवं बौने कद के
फल वृक्षों की ऐसी किस्मों एवं मूलवंतों का चुनाव करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। दूसरा, इसे समय रहते छत्रक प्रबंधन द्वारा कटाई छटाई करते रहेंगे और ताकि उसके निचले पेड़ पौधे के निचले हिस्से तक सूर्य की रोशनी आसानी से पहुंच सके, जिससे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा और इसके कारण पौधे की पत्तियां जो है वो आसानी से अपना भोजन बनाने में सक्षम रहेंगी। कंचन जी, आप हमारे किसान भाइयों को सघन बागवानी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, व्यावसायिक रूप से कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा और आशा है इन जानकारियों का उपयोग करके आप अपनी खेती को और उन्नत बना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।